हेलो हाय, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। इस चैनल पे हम लोग यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2021 का पेपर का सल्यूशन देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2021 के जो होम साइंस का पेपर हुआ था यूपी में टीजीटी का 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसको हमने 3 पार्ट में देखे हैं हम लोग। ठीक है, आज हमारा ये टीजीटी एग्ज़ाम 2021 के जो पेपर का सल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, वो हमारा आज 4th पार्ट यानी वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा 75 से। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। इसके पहले हम लोग 75 तक कंप्लीट किए हैं। उम्मीद है आप लोग उसको देखी होंगी और उसको आप लोग समझे भी होंगी। ठीक है, और यदि आप लोग को ये चैनल और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। इसमें पूछा है कि थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है। यानी जब हमारे शरीर में थकान की स्थिति का अनुभव होता है तो उस समय हमारी कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है। ये देखिए कितना रियल लाइफ में भी हम लोग को ये जानना आवश्यक है कि हमको क्यों थकान महसूस होता है। तो ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है मौलिक अम्ल, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल और इनमें ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं में ये एकत्रित हो जाता है, जिससे हमारा शरीर थकान का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये जब हम कठिन शारीरिक कार्य या व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर अनाक्षी श्वसन करता है, जिससे मांसपेशियों में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। इसी कारण हमें थकान और दर्द महसूस होता है। ये लैक्टिक अम्ल क्या है, तो लैक्टिक अम्ल की सबसे पहले 1780 में स्वीडिश रसायन शास्त्री कार्ल विल्हेम सीले ने अलग किया था। इसका जो लैक्टिक अम्ल है उसका अणुसूत्र जो होता है, इसका सूत्र है C3H6O3। यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में आता है। यह मुख्य रूप से जो लैक्टिक अम्ल होता है यह मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या पूछा है 77 क्वेश्चन में, देखिए सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था किस सन में। ऑप्शन ए दिया है 9 मई 1958 में, ऑप्शन बी है 8 जून 1971 में, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1952 में और ऑप्शन डी है 15 जनवरी 1960 में। तो इसका राइट आंसर है सी, 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा में सुधार करना था। पहली पंचवर्षीय यानी यह योजना किस दौरान शुरू हुआ था, तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था। 1964 तक इसे पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है आपका चरित्र लेखन विधि के अंतर्गत, ऑप्शन बी है अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, ऑप्शन सी है आत्मचरित्र लेखन विधि और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। इसको अगर हम विश्लेषण करें कि ये परिस्थिति विश्लेषण है क्या, तो यह उन तरीकों या विधियों का समूह है जिसका उपयोग प्रबंधन और शोधकर्ता किसी संगठन या स्थिति के आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यानी कि यह परिस्थिति विश्लेषण क्या है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई शोधकर्ता
किसी टॉपिक के आंतरिक और बाह्य वातावरण का विस्तृत विश्लेषण करता है। ठीक है। निरीक्षण विधि किसमें व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। इस विधि के माध्यम से विशेषकर बाल व्यवहार और संगठनात्मक स्थितियों का अध्ययन बहुत आसानी और सटीक किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें घटनाओं को उनके प्राकृतिक और नियंत्रित रूप से घटते हुए देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79। इसमें क्या पूछा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में किनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए है हेल्थ गाइड, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन सी है चिकित्सा और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ए हेल्थ गाइड। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विलेज हेल्थ गाइड योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य काम ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, प्राथमिक उपचार का या सलाह देना ताकि स्वास्थ्य सेवाएं जमीनी स्तर तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता। यानी इसमें जो ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा स्त्री का प्रजनन अंग नहीं है। ठीक है, बाकी 3 है, तो यानी इसमें पुरुष के प्रजनन अंग को छांटना है क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। ऑप्शन ए है आपका वास डिफरेंस, ऑप्शन बी है डिम्ब ग्रंथियां, ऑप्शन सी है गर्भाशय और ऑप्शन डी है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए वास डिफरेंस, क्योंकि डिम्ब ग्रंथियां, ओवरिसिस, गर्भाशय यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब ये तीनों महिला के प्रजनन अंग हैं, जबकि वास डिफरेंस ये किसके हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है। स्त्री प्रजनन अंग महिलाओं के प्रजनन तंत्र में मुख्य रूप से डिम्ब ग्रंथियां यानी अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और योनि शामिल होते हैं, जबकि वास डिफरेंस यह पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। यह एक नली होती है जो शुक्राणुओं को वृषण से मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, समय मापन इकाई यानी टाइम मेजरमेंट यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि TMU का फुल फॉर्म क्या है। तो टाइम मेजरमेंट यूनिट का एक सेकंड का भाग होता है। ऑप्शन ए है 0.6636 यानी 36.00063, 0.006 और 0.0636। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी 0.036 यानी 36वां भाग। औद्योगिक इंजीनियरिंग और मेथड टाइम मेजरमेंट यूनिट प्रणाली में समय को मापने के लिए टाइम मेजरमेंट यूनिट का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। ये एक क्या है, तो यह कार्य सरलीकरण टेक्निक की जो औपचारिक कार्य सरलीकरण के 2 टेक्निक, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो औपचारिक जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला तकनीक कहलाते हैं, उसी में से जो 4 है आपका माइक्रोमोशन, मेमो मोशन और साइक्लोग्राफ विधि और स्टॉपवॉच। तो ये स्टॉपवॉच की पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टॉपवॉच इसमें ये है स्टॉपवॉच में कि इसके अंतर्गत समय मापन इकाई की भाषा दर्शाया जाता है। स्टॉपवॉच में 1 सेकंड में 0.036वां भाग इकाई होता है, जबकि अगर 1 मिनट में पूछा जाए, ये तो 1 सेकंड की है, अगर 1 मिनट में पूछा जाए 1 मिनट में कितना होता है, तो 1 मिनट में आपका ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि
0.006वां भाग। अगर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में 1 मिनट का पूछा जाए तो 0.000133वां भाग। ठीक है, ये 3 आपका अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 टाइम मेजरमेंट यूनिट 1 सेकेंड में 0 से 0.036वां हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है किलो जूल और ऑप्शन डी है कैलोरी। तो राइट आंसर है आपका इसका ए, जूल। कार्य करने की आंतरिक क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कार्य करने की आंतरिक क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति SI में ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा एक आदिश राशि है। घरों में बिजली खपत मापने के लिए किलोवाट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणे 10 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। पूछा गया है कि परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है आपका मुंडेल द्वारा, ऑप्शन बी है गिलबर्ट द्वारा और ऑप्शन सी है मल्टीमैन के द्वारा और ऑप्शन डी है निकिल और डार्सी के द्वारा। तो राइट आंसर है आपका ए, मुंडेल सर के द्वारा परिवर्तन का वर्ग दिया गया है। परिवर्तन का वर्ग का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मार्वल मुंडल के अंतर्गत। मार्वल मुंडल द्वारा परिवर्तन का वर्ग 1940 में पर्ड्यू विश्वविद्यालय में सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत किया था। किस सन में? 1940 में। 1940 में पर्ड्यू विश्वविद्यालय में इन्होंने सबसे पहले मार्वल मुंडल ने परिवर्तन का वर्ग दिया था। ठीक है, इन्होंने 5 परिवर्तन का वर्ग दिया है, जिसको ग्रास और कंडल ने उसको संक्षिप्त करके 3 कर दिया था। ठीक है, और 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, और नंबर 2 है आपका संग्रहीकरण और उपकरण में परिवर्तन, नंबर 3 है आपका उत्पाद में परिवर्तन, और नंबर 4 है आपका तैयार और अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, और नंबर 5 है आपका कच्चे माल में परिवर्तन। तो इन्होंने तो 5 दिया मार्वल मुंडल ने, लेकिन ग्रास कंडल ने इसको संक्षिप्त करके 3 बताया। यानी इन्होंने जो 3 बताया है, उन्होंने पहला तो बताया हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, दूसरा उन्होंने बताया संग्रहीकरण और उपकरण में परिवर्तन, और तीसरे में ही इन्होंने चौथा और पांचवा मर्ज कर दिया, और उन्होंने उत्पाद में परिवर्तन दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, से आप लोग 5 जो परिवर्तन दिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 84। पूछा गया है कि कौन सा विनियोग नहीं है, यानी इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया, उन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है कि जो विनियोग का साधन नहीं है। नंबर 1 ये दिया है ऑप्शन में जीवन बीमा, ऑप्शन बी है आपातकालीन विनियोग, ऑप्शन सी है बटुआ और ऑप्शन डी है दीर्घकालीन विनियोग। यानी जो इसका राइट नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर है सी, बटुआ। विनियोग का अर्थ ऐसे व्यय से है जिसमें भविष्य में उत्पादन क्षमता या लाभ में वृद्धि करे, उसको हम विनियोग कहते हैं। जैसे जीवन बीमा हुआ, अल्पकालिक दीर्घकालिक योजनाएं हुए निवेश के अंतर्गत आती है, जबकि बटुआ केवल पैसा रखने का एक साधन है, न कि निवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 शेयरिंग। इसके पहले इसी पेपर में हम लोग स्कोरिंग भी पढ़े हैं, जो कि उनसे संबंधित एक टर्म है। ठीक है, यहाँ दिया है कि शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने का एक चरण है। ऑप्शन ए है आपका कपास, ऑप्शन बी है ऊन, ऑप्शन सी है जूट और ऑप्शन डी है आपका लिनन। तो राइट आंसर है आपका बी, ऊन। ऊन इसका राइट आंसर है। शेयरिंग जो होता है
वह ऊन कटाई यानी ऊन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसका पहला महत्वपूर्ण चरण होता है, उसी को हम शेयरिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें भेड़ या अन्य ऊन देने वाले जंतुओं जैसे बकरी हुआ, खरगोश हुआ, ठीक है, इन सब के शरीर से बालों की पतली परत को उतार लिया जाता है और इस प्रक्रिया मशीन या विशेष कैंची द्वारा की जाती है। इसी को हम शेयरिंग कहते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। जबकि स्काउरिंग क्या होता है, तो जो शेयरिंग के दौरान हम लोग बाल प्राप्त करते हैं किसी जंतु को, तो उस बाल में कुछ चिपचिपा वसा जैसा पदार्थ लगा होता है, तो उन सबको साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो स्काउरिंग कहलाती है, ठीक है। ये जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि त्वचा की ऊपरी परत मृत कोशिकाओं से बनी होती है। सामान्यतः यह प्रक्रिया गर्मी के मौसम में की जाती है ताकि जंतुओं को ठंड न लगे। ऊन की प्रकृति मुख्य रूप से एक प्रोटीन रेशा होता है। प्रोटीन जगत के मुख्य रूप से दो रेशे पाए जाते हैं प्राकृतिक जगत से, एक होता है रेशम और दूसरा होता है ऊन। जो ऊन का जो होता है वह प्रोटीन रेशा होता है जो कैरोटीन से बना होता है। यह नमी सोखने और ऊष्मा को रोकने में बहुत प्रभावी होता है, इसलिए सर्दियों में कपड़े के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 86 में क्या पूछा है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से प्रख्यात है, यानी वर्तमान समय स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है। ऑप्शन ए है हाइजीन, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ और ऑप्शन डी है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो राइट आंसर है आपका सी प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ, जो कि ये भी सही है। इसके पहले इसी नाम से जाना जाता था प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जो कि आज वर्तमान समय में ये प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में स्वास्थ्य विज्ञान को मुख्य रूप से प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के नाम से जाना जाता है। अगर इसको हम विच्छेद करके देखें कि ये क्या है प्रिवेंटिव मेडिसिन, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बीमारियों को होने से रोकना यानी और स्वास्थ्य को बनाए रखना। पब्लिक हेल्थ मतलब होता है जन स्वास्थ्य, यानी समाज और समुदाय के स्तर पर स्वास्थ्य की रक्षा सुधार करने का विज्ञान है, जो प्राचीन समय में इसे केवल हाइजीन यानी स्वच्छता तक सीमित माना जाता है, लेकिन अब इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 87, वह मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर है जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे ने विकास मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन में दिया है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है आपका सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी है एरिक्सन और ऑप्शन डी है पाला। तो राइट आंसर है जीन पियाजे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको? जीन पियाजे सर को। उन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को निम्नलिखित 4 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया है, और ये 4 अवस्थाएं जो इनकी है ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनका प्रथम अवस्था जो है वो है संवेदी पेशी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष माना जाता है, ठीक है। इनकी दूसरी अवस्था इन्होंने बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो इसका सीमा उम्र है यानी वर्ष है 2 से 7 वर्ष। तीसरा है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी सेंसरी ऑप्शन में है इसका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से आपका 12 वर्ष माना जाता है, 7 से 12 वर्ष,
और चौथा है आपका अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है आपका 12 से 15 वर्ष माना है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए आनुवांशिक, ऑप्शन बी है ज्ञानेंद्रियां, ऑप्शन सी है मस्तिष्क विकार और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने, मस्तिष्क के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें इसे प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं आनुवांशिक, ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क विकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। गर्भकालीन अवस्था होती है। ऑप्शन ए है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, ऑप्शन बी है गर्भधारण से जन्म तक, ऑप्शन सी है गर्भधारण से 8 सप्ताह तक और ऑप्शन डी है जन्म से 14 सप्ताह तक। तो इसका राइट आंसर है बी। क्या है? गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था माना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। तो गर्भकालीन अवस्था वह समय है जो गर्भाधान से शुरू होकर शिशु की जन्म तक चलता है, ठीक है। अब इसे सामान्यतः गर्भधारण से जन्म तक का समय माना जाता है। लगभग 9 महीने 280 दिन होता है, ठीक है। और अगर चंद्रमास में पूछा जाए तो 10 चंद्रमास होता है, चंद्रमास, ठीक है। और दिन में पूछा जाए तो 280 दिन और महीने में अगर पूछे तो 9 महीने के जो टाइम पीरियड होता है इसी को हम गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। गर्भकालीन अवस्था में माँ का चिंता, संवेगिक दशाएं यानी इमोशनल स्टेज और मानसिक तनाव गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। यानी विकास के चरण में इस पूरी अवधि में विकास की कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इनमें से कुछ समय अत्यंत संवेदनशील होते हैं जहां होने वाले परिवर्तन भविष्य के विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है कि सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? ऑप्शन ए है आपका साधन मूल्य, ऑप्शन बी है आपका आंतरिक मूल्य, ऑप्शन सी है आपका ए और बी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सुंदरता है वो आपका क्या है? आंतरिक मूल्य होता है। सुंदरता को आंतरिक प्रकार का मूल्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा है बहुउद्देशीय भोजन पदार्थ किसने विकसित किया? ऑप्शन ए है नीन यानी हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन सी है CFRTRI मैसूर, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी CFRTRI, ठीक है, कफ्ट्री इसका राइट आंसर है। इस संस्था जो बहुउद्देशीय भोजन को केंद्रीय, इसका हिंदी नाम है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। यह संस्था कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। CFTRI वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। इसका मुख्य कार्य है खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा क्षेत्र के अनुसंधान करना, ज्ञान का प्रसार करना और मानव संसाधन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करना। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 92 में कि प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए है असीमित, ऑप्शन बी है बहुआयामी, ऑप्शन सी है निर्धारित और ऑप्शन डी है द्विआयामी। तो राइट आंसर है आपका बहुआयामी। उत्तर आपका बी सही है। प्रसार कार्यकर्ता का जो कार्य क्षेत्र होता है वह असीमित
नहीं बल्कि बहुआयामी होता है, क्योंकि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और समाज सुधार जैसे कई क्षेत्रों में लोगों के साथ सीधे संपर्क में रहकर काम करना पड़ता है। उन्हें ग्रामीण और शहरी दोनों ही परिवेशों में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा गया है कि प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। ऑप्शन ए है दाढ़े का, ऑप्शन बी है केनाइन का, ऑप्शन सी है केंद्रीय कृदंत का और ऑप्शन डी है अग्र चर्वक का। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, केंद्रीय कृदंत यानी सेंट्रल इंसराइस। आप उत्तर है आपका सी। बच्चों के सबसे पहले निकलने वाले अस्थायी दांतों को केंद्रीय कृदंत कहा जाता है। इन्हें दूध के दांत या प्राथमिक दांत भी कहते हैं। मानव के अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए होते हैं, एक होता है कृदंत जो काटने के लिए उपयोग किया जाता है, एक होता है रदनक जो फाड़ने के लिए किया जाता है और एक होता है अग्रचर्वक जो चबाने के लिए किया जाता है और एक होता है आपका चौरड़क यानी पीसने और चबाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है। मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, सकारात्मक पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। तो राइट आंसर है आपका पर्यावरण स्वास्थ्य। पर्यावरण स्वास्थ्य है जो आधुनिक संदर्भ में व्यापक स्वास्थ्य और स्वच्छता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95। मैड्रिन एक प्रकार का है, क्या है ये? ऑप्शन ए है कॉलर है, ऑप्शन बी है आस्तीन, ऑप्शन सी है कफ, ऑप्शन डी है योग। तो राइट आंसर है आपका ए कॉलर। मैड्रिन एक प्रकार का कॉलर है जो कि स्टैंड ऑफ कॉलर स्टाइल जो शर्ट या जैकेट पर छोटा और खुला होता है। इसे स्टैंडिंग कॉलर या बेड कॉलर या चौकोर कॉलर भी कहा जाता है। इसका नाम चीन के किंग राजवंश के मदरिन नौकरशाहों से लिया गया है जो इसे अपनी वर्दी के रूप में पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96। पूछा गया है कि बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है डॉक्टर एंजल, ऑप्शन सी है एम मार्शल और ऑप्शन डी है ग्रास और कंडल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एंजल। ठीक है, बजट के उपभोग का नियम डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एंजल सर ने जो उपभोग का नियम है इसे 1857 में पेश किया था। एंजल का प्रथम नियम क्या था? तो मद जो था, प्रथम नियम के मद क्या था? तो वो था आपका भोजन। ठीक है, एंजल के नियम, यह नियम परिवार की आय और भोजन पर होने वाले व्यय के बीच के संबंध को बताता है। इनका भोजन, मकान यानी आवास और स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन यानी इन्होंने बताया कि जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पे होने वाले व्यय का प्रतिशत कम होता जाता है। ये क्वेश्चन आपका एलटी में भी इस बार 2026 में पूछा गया था। मकान और कपड़े पे इन पर होने वाले जो व्यय का प्रतिशत लगभग स्थिर होता है और शिक्षा और स्वास्थ्य, मनोरंजन, आय बढ़ने के साथ साथ मदों पर होने वाले व्यय की प्रतिशत वृद्धि होती है। ठीक है, इन्होंने निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग 3 वर्गों में भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन और प्रकाश और 5वां है स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन पे होने वाले व्यय के बारे में इन्होंने बताया था। एंजल के जो अंतिम नियम मद क्या था? वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति का आय बढ़ता है तो उनका भोजन पे होने वाला व्यय क्या हो जाता है? कम होता जाता है। और किस में उनका बढ़ता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर है आपका 97। ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं।
ठीक है। अभी देखिए, इसके पहले हम एक क्वेश्चन देख रहे थे कि ऊर्जा के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो उसमें ऑप्शन हम लोग जूल पढ़े हैं। ठीक है, उसका राइट आंसर था जूल। यहाँ पे क्या पूछा है कि ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं, फोटोमेट्री, ज्यामिति, तापमान या कैलोरीमेट्री। तो राइट आंसर है आपका कैलोरीमेट्री। ऊर्जा विशेषकर उष्मी ऊर्जा को मापने की विधि को कैलोरीमेट्री या ऊष्मा मापन कहा जाता है। ये कैलोरी के मीटर क्या होता है, तो यहाँ देखिए आप लोग, कैलोरीमीटर जो होता है आपका, यह एक वैज्ञानिक उपकरण है। क्या है, उपकरण है जिसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं, भौतिक परिवर्तनों के दौरान उत्पन्न अवशोषित होने वाली ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। बाकी जो ऑप्शन और आपके फोटोमेट्री प्रकाश के मापन से संबंधित है, जबकि तापमान किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की स्थिति को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98। मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। यह एक कॉटन यानी कपास के रेशे से बने वस्त्र पर यह परिचर्या की जाती है, मर्सराइजिंग परिचर्या। इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ये है अमोनिया, ऑप्शन बी है बोरिक और ऑप्शन सी है कास्टिक सोडा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कास्टिक सोडा। यानी मर्सराइजिंग परिचर्या कॉटन पे की जाती है, उसमें किस सोडे का प्रयोग, इसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन और भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कास्टिक सोडा में। ठीक है, जब काटन के कपड़े को इस कास्टिक सोडे में डुबोया जाता है तो उसके रेशे का जो संरचना होती है वह कान के समान होती है। ठीक है, कान के समान या सेम के बीज के समान होती है, लेकिन जब एक कास्टिक सोडा में इसको डुबोया जाता है तो इसका आकार फूलकर एक गोल हो जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जो सूती कपड़े होते हैं, मर्सराइजिंग विधि द्वारा जब कपड़े पे परिचर्या की जाती है तो कास्टिक सोडा का जो होता है, कास्टिक सोडा का सूत्र जो है NaOH घोल में उपचारित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो सूती कपड़े पे चमक लाना, मजबूती बढ़ाना और सोखने की क्षमता में सुधार करना। तो पूछा जाता है मर्सराइजिंग परिचर्या से कौन सी 3 प्रक्रिया के द्वारा 3 चीज की बढ़ोतरी होती है, तो चमक में बढ़ोतरी होती है, मजबूती में और सोखने की क्षमता में। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इसे पेपर में हमने कई बार WHO की व्याख्या में समझाया है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन में ए दिया है 1940, ऑप्शन बी दिया है 1950, ऑप्शन सी दिया है 1942 और ऑप्शन डी दिया है 1954। तो राइट आंसर तो इसमें होना चाहिए 1907 अप्रैल 1948। ठीक है, जो कि इसमें ऑप्शन में है नहीं। इसमें उस आपके WHO से संबंधित आपका यही एक सन है 1945। 1945 में चीन और ब्राज़ील ने WHO की स्थापना का प्रपोजल रखा था, चीन और ब्राज़ील ने। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये 1945 में इसकी मांग की गई थी WHO की, जबकि इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। समझ में आ रहा है ना। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने और स्वास्थ्य समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना था। वर्तमान में यदि हम लोग देखें तो WHO जो है 194 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा और स्विट्जरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है, यानी UN की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 100। पूछा गया है कि इसमें 1 ग्राम वसा के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है
6 कैलोरी, ऑप्शन बी है 7 कैलोरी, ऑप्शन सी है 8 कैलोरी और ऑप्शन डी है 9 कैलोरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9 कैलोरी। ठीक है। वसा का अगर हम बात करें प्रोटीन का तो 4.2 कैलोरी मिलता है हमको। 1 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करने पे हमको 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। यदि हम बात करें कार्बोज की तो कार्बोज को भी यदि 1 ग्राम हम ग्रहण करते हैं तो उससे भी हमको 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। ऊर्जा का एक सांद्र स्रोत है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तुलना के 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा में मुख्य स्रोत दूध, घी, मक्खन, मांस, मछली और तेल होता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी इसी पेपर में अभी हमारे पास 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे और इस पेपर का वो लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में ही आप लोग को बता दिया था कि जो यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमारा 100 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए, अभी 25 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, जो हम लोग वीडियो नंबर 5 में देखेंगे। ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। यदि कोई दिक्कत है या जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसे कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।